हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोर। तो आज हम अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक सीखेंगे और लास्ट में उस टॉपिक से जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, limitations of financial accounting and users of financial accounting। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information। इस डेफिनेशन को तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले क्या है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें ट्रांजैक्शन पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद उसको मेजर करते हैं कि पैसों में उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं और ये जो रिकॉर्ड करा ट्रांजैक्शन है उसको कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ, जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए उनके साथ। अब जब ये पूरी प्रोसेस करते हैं वो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक इवेंट्स से। इकोनॉमिक इवेंट मतलब क्या, वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि इकोनॉमिक इवेंट होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक, ट्रांजैक्शन होना चाहिए और दूसरा, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं तो ही उसको इकोनॉमिक इवेंट कंसीडर करेंगे। मॉनेटरी टर्म्स मतलब जिसको पैसों में तोला जा सके, पैसों में उसकी वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए हमें रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट होना जरूरी है, उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे उस पे, मतलब कि उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ? डिसीजन मेकर्स के साथ, इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ, मतलब कि जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनके साथ। तो ये पूरा हो गया अकाउंटिंग का मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले अकाउंटिंग का सिर्फ एक ही टाइप होता था, ऐसे कोई ब्रांचेस नहीं होते थे। जो नॉर्मल होता था जिससे हम प्रॉफिट या लॉस क्या है वो पता कर सके। पर जैसे जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुए और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स आए, उस वजह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरतें बढ़ गई और इसी वजह से इसके ब्रांचेस भी बनते गए। अभी प्राइमरीली 3 अकाउंटिंग ब्रांचेस है। फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द पर्पस of this branch of accounting is to keep a record of all financial transactions। Financial transactions मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सके, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, जिसमें पैसे की बात हो रही हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सो दैट द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सस्टेन कैन बी वर्कड आउट। जो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एट द ईयर एंड वो हमें पता चल सके। सेकेंड, फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि एट द ईयर एंड हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की। अगर हम अभी हमारी असेट इतनी है भी कि हम अगर अभी लायबिलिटीज हमारी सारी पे करने जाए तो वो हो जाएगी। और थर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए अपने फ्यूचर के बिजनेस के रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन भी उनको फाइनेंशियल अकाउंट से मिलती है। सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट मतलब क्या कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट पूरा बनाने का खर्चा, या अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विस पूरी देने तक का खर्चा जो भी होता है उस टोटल खर्चे को बोलते हैं कॉस्ट। अगर हमें किसी कस्टमर को कुछ सेल करना है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें कॉस्ट पता होगी तभी हमें पता लगेगा कि वो प्रोडक्ट हमें कितने रुपए में सेल करना है। सेम वे अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सर्विस प्रोवाइड करने का खर्चा पता होगा, तभी हमें पता होगा कि हम कस्टमर से कितना चार्ज कर सकते हैं इस सर्विस के लिए। तो कॉस्ट पता होगी तभी पता लगेगा कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है प्रोडक्ट में और टोटल सेल्स प्राइस कितनी रखनी है।
यही लिखा है यहाँ पे, तो पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालिज द एक्सपेंडिचर सो एज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म एंड फिक्स द प्राइस। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्यों होता है? मैनेजमेंट को बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि उनको फ्यूचर बजट बनाना है, सेल्स फोरकास्ट करना है ताकि उनको पता लगे कि अभी कितना प्रोडक्शन करना है ताकि फ्यूचर में वो सेल्स रिक्वायरमेंट मैच कर सके। परचेस रिक्वायरमेंट अभी की क्या है, कितना स्टॉक मेंटेन करना है, मैन पावर नीड्स कितनी है बिजनेस में, ये सारी चीजें मैनेजमेंट को डिसाइड करनी होती है। इनके लिए उनको चाहिए इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड। ये इंफॉर्मेशन उनको मिलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने पर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो किया है उससे ही मैनेजमेंट से जो रिलेटेड है वो डेटा कलेक्ट करके हम करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर से बोलती हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सा डेटा होता है? कुछ डेटा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कुछ डेटा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल हो डिसीजन मेकिंग में। सिर्फ वही डेटा हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड। अब आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि यही सब इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो अलग से अकाउंटिंग करने की क्या ज़रूरत थी? ऊपर फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग करी है उससे ही मिल जाता, पर ऐसा नहीं है। उन दोनों में सिर्फ फाइनेंशियल डेटा मिलता है जो मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन होता है, पर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए और भी डेटा चाहिए होता है, जैसे मार्केट कंडीशन अभी क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कॉम्पिटिटर कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, ये सब डेटा भी मैनेजमेंट को चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल डेटा भी होता है, मतलब कि मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन। आप चाहो तो स्क्रीन को पढ़ लेना। ये हो गए अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस। फर्स्ट क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड था कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी एक न्यू एरियाज है अकाउंटिंग के, पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, सोशल अकाउंटिंग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक पार्ट है उस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंटिंग वर्ड यूज किया गया है तो हमें इम्प्लाइड समझना है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हो रही है। मतलब कि क्वेश्चन में जब तक कौन से ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की बात हो रही है वो नहीं बताया गया, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही समझना है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब ऑब्जेक्टिव में जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऊपर थोड़ी देर पहले समझा वही सारी चीज़ें रिपीट होती है, जैसे कि फर्स्ट है प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड, मतलब कि एट द ईयर एंड हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड। थर्ड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। अब अदर इंटरेस्टेड पार्टीज क्या है वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। फोर्थ है फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो गया या जीएसटी रिटर्न भरना हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, ये सारे कंप्लायंस। फिफ्थ है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि पूरे साल हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस में बहुत सारी चीजें करते हैं, एक जगह पे रिकॉर्ड होगी तभी हमें पता चलेगा ना कि बिजनेस में पूरे साल हमने क्या किया। तो फिफ्थ है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया था, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब क्या है कि अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं ना तो उसको हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, पर जरूरी तो नहीं कि जो पास्ट में रिकॉर्ड किया था उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी सेम ही हो, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। मतलब कि अगर हम लैंड परचेज करते हैं, हमने कोई जमीन परचेज करी, तो उस लैंड की वैल्यू जो परचेज करी थी उससे अभी की डेट में अगर उसको देखे तो ज्यादा ही होगी, पर हमारे बुक्स में तो वो पुरानी वैल्यू ही दिखाएगी, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। तो ये उसकी फर्स्ट लिमिटेशन हो गई कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं।
सेकेंड है इट इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब हम वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिसकी हमें मॉनेटरी वैल्यू पता होती है, मतलब कि क्वांटिटेटिव डिटेल्स होती है तभी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पर जिसकी क्वालिटेटिव डिटेल्स है वैसे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं हो सकता, जो पैसों में वैल्यू जिसकी हमें पता नहीं चल सकती, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये एक उसकी लिमिटेशन हो गई। थर्ड है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें मैनेजमेंट खुद से डिसाइड करेगा कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे देनी है। जैसे कि हमने कोई असेट परचेज कर ली, मान लीजिए कि हमने कोई मशीनरी परचेज करी, अब उस मशीनरी की लाइफ कितनी है, वो मशीनरी कितने साल चलेगी, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि वो मशीनरी 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, और उसी हिसाब से उस पे डेप्रिसिएशन फिर लगने वाला है, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट उसकी जो लाइफ डिसाइड की उस पे डिपेंड करेगी। तो ये हो गई उसकी और एक लिमिटेशंस कि इसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट है इट परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा डेटा होता है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको 2-3 तरीके से कैलकुलेट करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है या कौन सी मेथड फॉलो करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, मान लीजिए कि आपका कोई स्टेशनरी का बिजनेस है, अब आप स्टेशनरी बेच रहे हो और 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं। अब आपको पता लगाना है कि आपका स्टेशनरी का स्टॉक 31 मार्च को कितना है, तो इसको आप 2-3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 अलग अलग मेथड से गिनोगे तो अमाउंट सेम नहीं आएगा, अमाउंट सीधा इफेक्ट होगा उस मेथड से, तो ये उसकी एक लिमिटेशन हो गई। अगर आपको नहीं पता है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने की कितनी मेथड्स है, तो वो अभी मैं नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फ्यूचर में उसकी एक वीडियो अलग से बना दूंगी। लास्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is a useful tool not only to the management but also to external users. इसका मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा है वो सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए नहीं पर आउटसाइड लोगों के लिए भी यूज़फुल होता है। इंटरनल यूज़र्स में प्राइमरीली मैनेजमेंट आता है। अब आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स पे, मतलब कि आउटसाइडर्स पे। तो फर्स्ट है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो वो है जो हमारे बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, तो उनको जानने को मिलता है कि जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है और सामने रिटर्न कितना मिल सकता है। सेकंड है एम्प्लॉयज़ को इस डेटा से बिजनेस की स्टेबिलिटी पता चलती है, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, इससे उनको पता चलेगा कि उनकी जो जॉब है वो कितनी सिक्योर है। सेकेंड, उनको वेल्थ पता चलता है, वेल्थ में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज़ को ये पता चलता है। नेक्स्ट है सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, ये हमें क्रेडिट पे गुड्स देते हैं, मतलब कि उधारी पे माल देते हैं, इनको पता चलता है कि वो जो उधारी दे रहे हैं उसका रीपेमेंट श्योर है कि नहीं। फिर आते हैं कस्टमर्स, उसके बाद है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल डेटा से कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई कर रही है कि नहीं वो पता चलता है, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी और ग्रांट्स देती है वो देनी है कि नहीं वो भी वो फाइनेंशियल डेटा देख के डिसाइड कर सकती है। लास्ट है कॉम्पिटिटर्स। गाइस, ये हो गए आज के टॉपिक। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो पास्ट एग्जाम में पूछे गए थे इन टॉपिक में से। ये 2018 का क्वेश्चन है, which one of the following is a limitation of financial accounting? First, it records only monetary items. Second, it lacks of double entry system. Third, it is based on certain accounting principles. And fourth, it records qualitative information. तो जैसे कुछ देर पहले हमने देखा था तो उसमें ये चीज़ थी कि इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी आइटम्स, ये उसकी एक लिमिटेशन है। सेकेंड क्वेश्चन है ब्लैंक इज अ हिस्टोरिकल इन नेचर एंड रिफ्लेक्ट्स द पास्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑप्शंस है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। और ये तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, और ये जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं वो रिकॉर्ड्स करता है, मतलब ये
पास्ट पोजीशन दिखाता है। तो इसका आंसर है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर एंड रिफ्लेक्ट्स द पास्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। के लिए एक सजेशन है कि जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे आप साथ में ही नोट्स बनाते जाओ ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब।